नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दंगल में। बड़ी खबर इस वक्त की यही है कि कोरोना जबरदस्त डरा रहा है। हमारे देश में एक बार से कोरोना की दूसरी लहर से कोहराम मचा हुआ है। तमाम राज्यों में दूसरी लहर के लगातार बड़े मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में बढ़ते केसेस को देखते हुए कई सारे शहरों में न सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया गया, बल्कि कई शहरों में लॉकडाउन को बढ़ा भी दिया गया है। तो मध्य प्रदेश अब महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित है। इंदौर, उज्जैन में 19 अप्रैल तक सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। बड़वानी, विदिशा में भी 19 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये पूर्ण लॉकडाउन होगा, कंप्लीट लॉकडाउन होगा। जिला आपदा मैनेजमेंट रूम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है और उसके बाद ये फैसला लिया गया है। तो मध्य प्रदेश के कई सारे शहरों में, जिनमें इंदौर, उज्जैन शामिल हैं, शाजापुर, विदिशा, सभी जगह 19 अप्रैल तक, बड़वानी, राजगढ़ भी इसमें शामिल हैं, 19 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र में एक दिन में जबरदस्त मामले सामने आ रहे हैं। कुल अगर देश भर की बात की जाए तो लगभग 1,58,993 मामले अकेले महाराष्ट्र में, और उसके बाद मध्य प्रदेश का हाल है। मध्य प्रदेश में स्थिति कई गुना खराब होती जा रही है। जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, कुल जितने टेस्ट हो रहे हैं उसका 13% अकेले मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। तो पिछले 24 घंटों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ से डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 12,787 अकेले मामले उत्तर प्रदेश से सामने आए। तो महाराष्ट्र का आंकड़ा बहुत ज्यादा डराता है, 58,000 को पार। 11,000 से ज्यादा केस छत्तीसगढ़ में सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कई सारे अपने शहरों में लॉकडाउन लगा दिया है और 19 अप्रैल तक मध्य प्रदेश में सुबह 6 बजे तक ये लॉकडाउन लगा दिया गया। यानी कि मध्य प्रदेश में स्थिति अब खराब हो रही है और उस स्थिति को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में यह किया गया है कि इंदौर, उज्जैन, रावनगर, शाजापुर में 19 अप्रैल तक, विदिशा इसमें शामिल है, बालाघाट, नरसिंहपुर, सिवनी, जबलपुर में 12 से 22 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया। यानी कि अब न सिर्फ 19 अप्रैल बल्कि 22 अप्रैल, यानी कुछ ऐसी जगह हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर 22 अप्रैल तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले, और मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो इंदौर जिला है। इंदौर में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़े डराने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त कई सारे विशेष मेहमान जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, अभय दुबे जी, डॉक्टर रवि मलिक और डॉक्टर डी.के. गुप्ता जी, सीएमडी रेडिक्स हॉस्पिटल डॉक्टर मलिक और सीएमडी फिलिक्स हॉस्पिटल। गौरव जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बड़े नेता हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। अभय दुबे जी कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हैं। आप चारों का धन्यवाद और चारों का स्वागत। हम ये चर्चा की शुरुआत वैसे तो गौरव जी डॉक्टर्स से करना चाहते थे, डॉक्टर मलिक से, लेकिन क्योंकि आपकी सरकार है और देशवासी अपनी सरकार की तरफ बहुत ही आशा की दृष्टि से गौरव जी देखता है। केसेस बढ़ रहे हैं, कोई शक नहीं, स्थिति गंभीर है, यह आप हम सब बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। गौरव जी, इस वक्त बीजेपी की तरफ से एक राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते आप क्या कहेंगे, किस तरह की स्थिति है और हमें कितना सावधान रहना है और सरकार क्या कर रही है? गौरव जी। सईद जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और मैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था देश को, उसी को आगे बढ़ाना चाहूंगा। आपने बहुत सही बात कही कि स्वाभाविक है कि आम जनता में कुछ डर कुछ लोग भी पैदा करे और आए भी। हमें यह देखना है कि ये डर ना आए, और जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा, दवाई भी और कड़ाई भी, उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं एक बात जरूर आपके चैनल पे बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहूंगा। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी ने भी कहा है, कुछ प्रदेश ऐसे हैं जहां पे ये बात उठाई जा रही है और किसी भी वजह से उठाई जा रही हो, मैं आपके चैनल पे आज राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाहता हूं कि वैक्सीन की कमी होगी। तो सैयद जी, मैं एक बात बता दूं
ये पूरा देश एकजुट होके कोविड के खिलाफ लड़ रहा है जी। और हमारी प्राथमिकता है कि किसी भी प्रदेश में कमी ना हो और ना ये कमी होगी। कुछ आंकड़े हैं जो मैं दूसरे भाग में कार्यक्रम के रख दूंगा, लेकिन अभी अति आवश्यक है कि हम लोग भूल जाएं कि हम लोग अलग अलग प्रदेशों से हैं, हम भूल जाएं कि हम सत्ता में हैं या विपक्ष में हैं। हम सिर्फ और सिर्फ समर्पित हो जाए देश की जनता के प्रति, और वैक्सीन की कोई कमी किसी भी प्रदेश को ना अभी तक हुई है ना होगी। दूसरी बात, एक अहम बात प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में उठाई कि जिस तरह से वो देश की चिंता कर रहे हैं, बहुत अच्छा होगा अगर जो राज्यपाल हैं प्रदेश के, मुख्यमंत्रियों के साथ सभी क्षेत्रीय दलों की भी बैठक करें और जागरूकता फैलाएं और उसके बाद आश्वासन दे जनता को कि आपको टीका जरूर पहुंचेगा। ये केंद्र की और प्रदेश की सरकारों की संयुक्त रूप से जिम्मेदारी है। तीसरी बात, 11 से 14 तारीख तक एक टीका उत्सव की बात करी। कुछ दल ऐसे हैं, विपक्षी में नाम नहीं लूंगा क्योंकि राजनीति शुरू हो जाती है, जिन्होंने कहा उत्सव क्यों कहा। देखिए, अगर टीका लगेगा और किसी भारतीय की जान बचेगी तो ये एक उत्सव ही है। और दूसरी बात, शब्दों पे अगर नहीं भी जाना चाहते, नियत पे और उद्देश्य पे तो जा सकते हैं ना। उद्देश्य ये है कि हम अपने घर के बड़ों को पकड़ें, अपने दोस्तों को, परिजनों को उत्साहित करें कि टीका तो आपको हमारे लिए लगाना है। और यही बड़ा उद्देश्य और संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया और इसमें कोई नकारात्मक बात भी नहीं है। आज हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए और जो पूरे देश में आज तक के दर्शक हैं वो भी देखें कि राजनेताओं ने एक नई मिसाल कायम कर दी है, जहां आलोचना नहीं करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं देश को। गौरव जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये जो आदर्श राजनीति का स्वप्न हम देखते हैं उसकी तरफ आपने इशारा किया। अभय जी, हम भी चाहेंगे कि आज अपन राजनीति की बात ना करके देश जिस संकट की घड़ी से गुजर रहा है, डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गुप्ता के साथ हम उस संकट से निपटने पर चर्चा करें। लेकिन गौरव जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और अभय जी के पास जाएं उससे पहले। गौरव जी, बहुत अच्छा चल रहा था। पहली लहर के बाद हम कोरोना से लड़ाई या जंग या युद्ध को जीतते हुए नजर आए। कोरोना के केसेस कम होने लगे, वैक्सीनेशन शुरुआत हो गई, आपने हमने भी वैक्सीन लगवाई और देश भर में लोगों ने वैक्सीन लगवानी शुरू की, 45 साल से ज्यादा के जो लोग हैं। लेकिन अचानक से अगर कोरोना दोबारा बढ़ता है और उसके बाद लॉकडाउन शुरू होता है, तो गौरव जी, वो गरीब व्यक्ति जो रोज कमाता है, खाता है, उसका क्या? क्योंकि देखिए, कई सारे राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के और दूसरे राज्यों के, जहां पर कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। मध्य प्रदेश में आज अचानक से घोषणा कर दी गई, कई सारे शहरों में, कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया। 22 तारीख तक कुछ जगह लॉकडाउन लगा दिया गया। तो ऐसे में जनता क्या करे गौरव जी? क्या हमारी सरकार पहले से इस आशंका को भांपते हुए, बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े डॉक्टर्स हमारे पास हैं, हम भविष्य को देख सकते हैं, भयावहता का अंदाजा लगा सकते हैं, तो क्या हम पहले यह कदम नहीं उठा सकते? सैयद जी, आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा और ये बहुत ही कठिन प्रश्न भी है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, जब नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया, मैं फिर वहीं जाऊंगा, उन्होंने एक बात कही, संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है, हमें माइक्रो मैनेजमेंट करते हुए उस क्षेत्र को आइडेंटिफाई करना है और लॉकडाउन भी वहीं लगेगा। और ऐसा क्यों कहा, मैं आपको बताऊं कि जान भी बचाएं, साथ में लोगों का पेट भी जो है वो भूखा ना रहे, और इसीलिए माइक्रो कंटेनमेंट जोन बने, जिले स्तर पे डीएम होते हैं, प्रदेश की सरकारें हैं, वो तय करें। और ये इसलिए है कि जब पूर्ण लॉकडाउन होता है तो बिल्कुल सही बात है, जो कि मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, जो गरीब है, तबका है, उन पे असर ज्यादा आता है। और सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास करती है कि उनको राशन भी मिले, जैसे पिछले लॉकडाउन में भी मिला, लेकिन कमियां रह सकती हैं और इसीलिए माइक्रो मैनेजमेंट करना होगा, आइडेंटिफाई करने होंगे और कंटेनमेंट जोन बनाने होंगे। दूसरी बात उन्होंने एक और कही, किसी भी प्रदेश को जब राजनीति नहीं होगी ना, तो हर प्रदेश टेस्टिंग भी करेगा, वो नंबर भी सामने आएंगे, और टेस्टिंग करना मैं समझता हूं बहुत ही आवश्यक है। और अगर नंबर ज्यादा आए और इस पर राजनीति होने लगे तो एक प्रदेश को लग सकता है कि देखिए
हमें ऐसे दिखाया जाएगा जैसे हमने अपना काम नहीं किया। गौरव जी, तो इसीलिए टेस्टिंग करें और कोई राजनीति ना करे। ठीक है गौरव जी। और देश जो के जो गरीबों बार के साथ केंद्र सरकार खड़ी हुई। गौरव जी, हम तारीफ करते हैं आपकी, जो बार बार आप राजनीति न करने की बात कर रहे हैं। हम दोनों डॉक्टर्स के पास जाएं उससे पहले अभय जी वाकई आज राजनीति ना करें, लेकिन हाँ ठीक है, जैसे हमने सवाल उठाया कि इस देश का वो आम आदमी जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है, रोज शाम को कमाकर घर ले जाता है, तब उसके घर का चूल्हा जलता है, अभय जी वो सवाल आप जरूर उठाइएगा, लेकिन बिना कटाक्ष, बिना व्यंग्य और भाषा की मर्यादा के साथ। आपको लगता है अभी जी स्थिति गंभीर है, हम संकट में हैं और मिलजुल कर इसका मुकाबला हमें करना चाहिए, हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है? जो मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, नए नए शहरों में रोज लॉकडाउन लग रहा है, अचानक से लॉकडाउन लग रहा है, वो सही है? सईद जी देखिए, अमर्यादित भाषा को ना मैं प्रयुक्त करता हूं ना बात करता हूं, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि चुपचाप रहूं तो मुश्किल है, कह दूं तो शिकायत होती है। अरे अगर प्रतिपक्ष ने भी अपना दायित्व नहीं निभाया तो इतिहास क्षमा नहीं करेगा सईद जी हमको। अभी गौरव भाटिया जी ने कहा था कड़ाई भी और दवाई भी, इसके साथ एक शब्द और जोड़ना चाहिए, जहां चुनाव है वहां अप्लाई नहीं। आज का ट्वीट बताता हूं, मध्य प्रदेश की भयावहता का आपने चरित्र चित्रण किया, मैं एक लाइन पढ़कर बताता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की आज का ट्वीट है। चुनाव में अब केवल 8 दिन बचे हैं, पूरी ताकत से बीजेपी फॉर एमपी को जिताने में लगा दो, घरों से बाहर निकलो, यह चुनाव आप ही को लड़ना है। जिस बूथ पर भाजपा सबसे अधिक वोटों से जीतेगी, अधिक से अधिक संख्या में हम सब लोग आपके यहां आएंगे, क्योंकि दमोह में चुनाव है, इसलिए सिर्फ दमोह को एग्जम्पशन दिया है और पूरी सरकार दमोह के चुनाव में लगी। जिस प्रकार प्रधानमंत्री जी 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को झोंक दिया, उसी प्रकार मध्य प्रदेश की सरकार भी यही कर रही है। आप जानते हैं जो जैसी समूचे देश की स्थिति, उससे बहुत भयावहता मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर आज सारे समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, 70% मरीजों के पास उपलब्ध नहीं है। शहर दर शहर रात को 2 बजे से दवा की दुकानों पर हजारों लोग लाइन में लगते हैं, पुलिस बर्बरता से सुबह मारती है और भीड़ को भाग जाने के लिए कहती है। ऑक्सीजन की परिस्थितियां यह है कि भोपाल राजधानी में 6 दिन से ऑक्सीजन नहीं है। कल हमारी एक टीम, जो मुख्यमंत्री ने 8 महीने पहले 6-8 महीने पहले घोषणा की थी कि यहां पर 200 एमटी का एक प्लांट लगेगा, वहां गए तो पता लगा अभी बाउंड्री वॉल का काम भी पूरा नहीं हुआ। ये गैर जिम्मेदाराना व्यवहार सरकार का नागरिकों के साथ है। दूसरी बड़ी बात में बड़ा खुलासा करता हूं, प्रधानमंत्री जी आप मातम का महोत्सव कैसे मना सकते हैं? मातम घर घर में पसरा है। आपने कहा हर घर में टीका, अरे प्रधानमंत्री जी आपको नहीं पता है, जब आपको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 2 माह पहले कह दिया था उनकी क्षमता 60 मिलियन वैक्सीन पर मंथ बनाने की, उन्होंने चिट्ठी लिखी बाकायदा और यह कहा कि अमेरिका से उन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन एक्ट लागू कर दिया और जरूरी वैक्सीन बनाने के संसाधन अमेरिका नहीं भेज रहा है, फिर भी आप एक्सपोर्ट करते रहे। 6,45,21,000 वैक्सीन आपने विदेशों में भेज दी प्रधानमंत्री जी, 6 अप्रैल तक भेजते रहे, 6 अप्रैल 21 तक। हिंदुस्तान में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान प्रारंभ हुआ, 21 जनवरी से आपने विदेशों में, आपको आपके नाम की भूख इतनी थी कि आप एक्सपोर्ट करते रहे हिंदुस्तान के नागरिकों की आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति की अपेक्षा। प्रधानमंत्री जी हर राज्य कह रहा है। आखिरी बात, प्रधानमंत्री जी आप खुद वाराणसी जाइए, आपके सरकारी 66 केंद्रों में से 41 बंद पड़े हैं क्योंकि वैक्सीन नहीं है। आपके राज्यों के मुख्यमंत्री मुंह नहीं खोल सकते, डरते हैं आपसे, इसलिए सारे प्रतिपक्षी राज्यों के लोग कह रहे हैं और हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं। ठीक है, ये राजनीति का प्रश्न नहीं है, लेकिन ये दर्द है जनता का जिसको व्यक्त कर रहा हूं। आपने ठीक कहा सही भाई, वो मजदूर कहां जाएगा जो रोज कमाकर अपना घर का चूल्हा जलाता है? बताइए, वो सब्जी वाला, ठेले वाला, चाय वाला, व्यापारी, सब बर्बाद कर दिया आपने। अभय जी, विदिशा में 60 केस हैं सर, आते हैं ना, दोबारा आते हैं आपके पास। लॉकडाउन कैसे लगाएंगे आप? अभय जी आ रहे हैं दोबारा आपके पास। मैं आपको रोकना नहीं चाह रहा था, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गुप्ता के पास जाएं, लेकिन इस वक्त क्योंकि मध्य प्रदेश की बात हो रही है, सीधे आपको हम लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना बहुत ज्यादा डरा रहा है और इस वक्त हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जुड़ चुके हैं। हालांकि कैलाश जी बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कैलाश जी पश्चिम बंगाल में हैं, बीजेपी के प्रभारी वहां पर हैं, महासचिव बीजेपी, लेकिन क्योंकि मध्य प्रदेश के आप बड़े नेता हैं, इंदौर आपका गृहनगर है, पिछले 24 घंटों में कैलाश जी डराने वाली स्थिति, 5,000 से ज्यादा मामले हैं, इंदौर सबसे ज्यादा प्रभावित।
क्या आपकी शिवराज जी से बात हो पाई है? क्या इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह जी से कोई बात हो पाई है? क्या स्थिति है कैलाश जी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हुई थी और मुख्यमंत्री जी इसमें काफी अच्छा काम कर रहे हैं। स्वयं ने अवेयरनेस के लिए महात्मा गांधी प्रतिमा के सामने उपवास भी किया था और साथ ही तत्काल हार्ड डिसीजन लिया है, लॉकडाउन लागू किया है और हेल्थ के संबंध में जितनी भी आवश्यकताएं थी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करने की कोशिश की है। और साथ में ये भी बहुत बता दूं आपको सईद भाई कि आप इंदौर के नहीं, इंदौर एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। यहाँ से लगभग अभी 25 से ज्यादा फ्लाइट चलती है, तो बाहर से आने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा है और इसीलिए एकदम अचानक संख्या बढ़ी है और अब एयरपोर्ट पे भी काफी बंदिशें लगाई गई है। मुझे लगता है कि प्रशासन सजग है, शासन सजग है और लोगों को भी थोड़ी सी अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी जान की, अपने परिवार की, अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए कम से कम जो प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसका पालन करना चाहिए। आपके माध्यम से मैं जरूर कहूँगा दर्शकों को। ये अच्छी अपील है कैलाश जी आपकी, हम भी यही अपील कर रहे हैं। लेकिन कैलाश जी, मध्य प्रदेश और प्रशासन पर एक आरोप लग रहा है, इंदौर भोपाल सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। खरगोन में बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, छोटे छोटे जिले हैं जहां से केसेस आ रहे हैं और इंदौर जैसे बड़े शहर में, आर्थिक राजधानी आपकी मध्य प्रदेश की, यह कहा जा रहा है कि वहां पर अस्पताल मनमानी कर रहे हैं। वहां पर पुलिस प्रशासन जो है, एक घटना, वो दृश्य, वो वीडियो आपने देखा होगा, पुलिस वालों को बाद में सस्पेंड जरूर कर दिया गया लेकिन बुरी तरह से पीटा गया है। तो क्या कहीं ना कहीं प्रशासन संवेदनशीलता नहीं दिखा पा रहा है कैलाश जी? नहीं, सब एक आध दो घटना के आधार पर पूरे प्रशासन पर एकदम आरोप लगा, ये तो उचित नहीं है। बाकी हाँ, वो घटना बहुत शर्मनाक थी और मैंने भी व्यक्तिगत रूप से उसकी शिकायत अधिकारियों से की थी और वो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। पर बहुत संवेदनशील शहर है, मैं एक जवाबदारी के साथ कह सकता हूँ। और आप देखते हैं कि इंदौर शहर सफाई में लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 बार सफाई में अभी प्रथम आया है। तो वहाँ के नागरिकों की जागरूकता के कारण आया है। पर शायद इसमें लापरवाही हुई, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ही कोरोना कोई फैलता नहीं है। हम लोगों की भी लापरवाही होगी। पर अब शहर जागरूक है और शहर ने अपने आप को संभाला है। मुझे लगता है कि हम जल्दी समझ जाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अस्पतालों पर आरोप लग रहे हैं कैलाश जी, हम बड़े बड़े जिलों की, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, इंदौर भोपाल की। वहां पर अस्पताल मनमानी कर रहे हैं, ठीक से इलाज नहीं कर रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं। तो ये संकट की घड़ी में जब लोग परेशान हैं, डरे हुए हैं, वहां पर अगर इस तरह होगा तो कैलाश जी और तकलीफ होती है। देखिए, जहां तक मुझे जानकारी मिली, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिलाधीश ने सारे हॉस्पिटल्स के ऑनर्स को बुलाया था और एक निश्चित रूप से शुल्क लिया जाए, इस संबंध में उन्होंने बैठक भी की और जहां कहीं शिकायत हो रही है तो उस अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। और मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि ये सेवा का अवसर है, अस्पताल के लोगों को चाहिए कि कम से कम ये सेवा के माध्यम से लोगों के इलाज करें। नहीं तो निश्चित रूप से ये बहुत गलत है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, ये शासन और प्रशासन से जरूर कहूंगा। इस प्रकार की शिकायत पहले मेरे पास भी आई थी, पर उसके बाद जिलाधीश ने बैठक ली और शायद अब परिस्थितियां सुधर जाए, ऐसा मेरा मानना है। कैलाश जी, हम आशा करते हैं कि आपके इन शब्दों के बाद मध्य प्रदेश की जनता को भी थोड़ा सा विश्वास होगा और जो अस्पताल इस तरह की मनमानी कर रहे हैं वो भी अपने गिरेबान में झांक के देखेंगे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। कैलाश जी, बहुत धन्यवाद। आप मैं सहमत हूँ। जी, मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत सईद भाई, बिल्कुल कार्रवाई होना चाहिए। बहुत धन्यवाद कैलाश जी, अपने व्यस्त समय से बंगाल में बिजी होने के बाद भी समय निकाला, धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस वक्त 2 डॉक्टर्स भी हैं। डॉक्टर मलिक, डॉक्टर साहब, आपने सुना कैलाश जी से जो बात हुई, एक ऐसा संकट जहां पूरा देश जूझ रहा है, वैक्सीन की कमी हो रही है, हम कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, वहां पर डॉक्टर्स पर, हॉस्पिटल्स पर सवाल खड़े हो जाते हैं। हम चाहेंगे उस पर भी आप अपने विचार व्यक्त करें, लेकिन पहले यह भी बताएं कि जिस तेजी से कोरोना की दूसरी लहर फैल रही है डॉक्टर मलिक, उससे कैसे निपटे, आम आदमी क्या करे, लॉकडाउन भी साथ साथ चल रहा है। डॉक्टर मलिक। सईद जी, आपको 2 चीजें बताना चाहूंगा। पहले तो आंकड़ों का रुख कर लेते हैं। अगर आंकड़ों को देखें तो 10 मार्च को हमारे देश के अंदर 16,000 17,000 केस हो रहे थे और आज 10 अप्रैल को हमारे देश के अंदर 1,46,000 केस हुए हैं, यानी कि 9 गुना केसेस बढ़ गए हैं। ये हम अगर पास्ट में देखते हैं 1 महीने, तो ये स्थिति है।
अगर इसी तरह से फ्यूचर में, जो कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, अगर 9 या 10 गुना और बढ़ गए, मैं कह रहा हूं 2 गुना भी बढ़ गए, तो इट विल बी अ बिग, ये बहुत ज्यादा खतरनाक स्थिति हो जाएगी। चिंताजनक और गंभीर स्थिति तो ऑलरेडी बनी हुई है। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मैं ये भी बताना चाहूंगा, कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस है, वो अभी भी प्रिकॉशंस प्रॉपर नहीं ले रहे हैं और प्रोटेस्ट हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। एक तरफ नाइट कर्फ्यू हो रहे हैं, देखिए कितनी विडंबना है। एक तरफ नाइट कर्फ्यू हम लगा रहे हैं, दूसरी जगह दिनों के अंदर हम बिना मास्क के खूब सारे धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वो भी बिल्कुल बंद होने चाहिए। और मैं ये समझता हूं कि हमें प्रिकॉशन सही जी लेने बहुत जरूरी है 4 वजहों से। नंबर 1, ये वायरस अपना रूप प्रतिरूप कभी भी बदल लेगा तो बच्चों को इफेक्ट कर देगा, बच्चे हमारे प्रोटेक्टेड बिल्कुल नहीं है। नंबर 2 ये है कि ये वायरस प्रतिरूप चेंज कर सकता है। नंबर 2 ये है, हमारे बच्चों की ना तो अभी तक कोई वैक्सीन बनी है, ना वो प्रोटेक्टेड है किसी भी तरह से। हमें अपने बच्चों के लिए अपनी प्रिकॉशन लेनी बड़ी जरूरी है। तीसरी चीज, अभी हमारी हर्ड इम्यूनिटी डेफिनेटली 60-70% पे नहीं पहुंची है। हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं क्या होना। वैक्सीन की अगर बात करें तो देश भर में डेफिनेटली 10 करोड़ के करीब वैक्सीन लग गई है, लेकिन अभी भी आंकड़ा बहुत बड़ा लगना है जो वैक्सीन के लिए। और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स लॉकडाउन। आप देखिए ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू लग गया, मतलब नाइट लॉकडाउन लग गया। महाराष्ट्र में वीकेंड उन्होंने लॉकडाउन कर दिया, तो लॉकडाउन में तो हम ऑलरेडी स्थिति में चले गए हैं, लेकिन ये देशव्यापी लॉकडाउन ना हो जाए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं समझता हूं कि इस स्थिति में हम लोग बहुत ही एक फ्लूइड सिचुएशन में जा रहे हैं। हम लोग बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेबल पैंडेमिक के साथ में डील करते हुए चल रहे हैं। हमें बहुत संभल के चलने की आवश्यकता है, पूरी प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है। सरकार को डेफिनेटली वैक्सीन और बढ़ानी चाहिए, जबकि सरकार बहुत अच्छी वैक्सीन बढ़ रही है, 50-50 लाख वैक्सीन लगा रहे हैं, लेकिन इनको और बढ़ाना चाहिए। और खासकर 45 साल से जो लोग हैं जिनकी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जो डायबिटिक्स हैं, हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट डिजीज के हैं, 45 साल से नीचे कम से कम उनको भी वैक्सीन लगनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर मलिक, आपने अच्छी बातें की हैं। यहाँ पर हमारे देश में कोरोना की दूसरी लहर या कोरोना पार्ट 2 बेकाबू हो रहा है। यह लहर बेहद खतरनाक है, डराने वाली है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। मध्य प्रदेश के कई शहरों में आज कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया गया। 4 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर DK गुप्ता, CMD फेलिक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, पहले ये लगा कि कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं और अचानक से ये सेकेंड वेव आ गई, तो ये जो लॉकडाउन सरकारें लगा देती हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अलग अलग नाइट कर्फ्यू, आपको लगता है डॉक्टर साहब कि इनसे कोरोना रुक जाएगा, थम जाएगा, या मेडिकली हमें कुछ और करना पड़ेगा? देखिए, हम सबको पता है सेकेंड लहर है, पहले से ज्यादा खतरनाक है और उसका जो स्प्रेड है पहले से और तेज चल रहा है और उसमें कई सारे म्यूटेंट्स आ गए जो पहले से ज्यादा ट्रांसमिशन रेट से हैं। तो इसलिए हमें कंट्रोल कैसे करना, इसका एक 5 सूत्री कार्यक्रम है। सरकार और जनता दोनों को उस पर अमल करें तो इस कर्व को जो है, जो स्टीप जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, पिछले हम 5 दिनों में देख रहे हैं 50% राइज हो रहा है, तो इसको हम फ्लैट कर सकते हैं, फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व जिसकी बात करें। पहला प्रिवेंशन, मतलब वैक्सीन बढ़ाना चाहिए, वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए, नई कंपनीज को लाना चाहिए, नए सेंटर्स खोलने चाहिए, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप बढ़ानी चाहिए, लोगों को एज ग्रुप को ब्रॉड करना चाहिए। तो वैक्सीनेशन प्रक्रिया को हमें बढ़ाना पड़ेगा प्रिवेंशन के द्वारा। दूसरा है प्रिकॉशन, मींस आपको जितने कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जिनके हम बार बार बात करते हैं सबको पता है, लेकिन जमीनी लेवल पे इंप्लीमेंटेड नहीं है, कोई नहीं मान रहा। राज्य सरकारों को चाहिए उसको जमीनी लेवल पे कड़ाई से, सख्ताई से लागू करे, तभी पॉसिबल है। तीसरा है पार्शियल लॉकडाउन, बिकॉज अब इतनी बड़ी लहर आ चुकी है, इसको इन छोटी चीजों से हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमें जो नॉन इसेंशियल एक्टिविटीज हैं, जितनी गैर जरूरी गतिविधियां, उन सबको बंद करना चाहिए, चाहे वो मॉल्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, पब्स हो, स्कूल्स हो, सेमिनार्स हो, कॉन्फ्रेंस हो, धरना प्रदर्शन हो, राजनीतिक रैलियां हो, इन सब पे इमीडिएट पाबंदी लगा देनी चाहिए अगले 3 महीने के लिए, वरना इसको हम रोक नहीं पाएंगे। दूसरा पक्ष की बात करते हैं तो उसमें चाहिए हमें अर्ली डायग्नोसिस और अर्ली ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस की बात करते हैं, उसमें टेस्टिंग को रैंप अप करना चाहिए। अब हमें नंबर्स बहुत तेज बढ़ रहे हैं तो हमें पता ही लगा कितने एसिम्प्टोमेटिक लोग हैं और वो सुपर स्प्रेडर बन रहे हैं, तो उनकी टेस्टिंग करनी चाहिए, उनके कॉन्टेक्ट की ट्रेसिंग करनी चाहिए। हम ट्रेसिंग भूल चुके हैं, जब पहले लास्ट ईयर हम ट्रेसिंग कर रहे थे, इस समय कितनी सख्त ट्रेसिंग होती थी, आप लोग जानते थे, पूरा कंटेनमेंट जॉन हो जाता था, लोगों के घर सील कर दिए जाते थे। अब ट्रेसिंग नाम की चीज दिख नहीं रही है, तो ट्रेसिंग करनी चाहिए। तीसरा आइसोलेशन, जितने पॉजिटिव लोग हैं उनको अच्छे से आइसोलेट करें, होम केयर चाहिए तो होम केयर दें, अगर उनको ट्रीटमेंट चाहिए, सीरियस है तो उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव केसेस भी हैं तो बिना लॉकडाउन के, बिना आइसोलेशन के कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। चौथा अर्ली डायग्नोसिस के बाद हम कहते हैं ट्रीटमेंट।
ट्रीटमेंट में हमें पता है कि इसके 90% केसेस एसिम्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड डिजीज के होते हैं, तो जिनको घर पे आसानी से ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उनको किसी रेमडेसिविर की या बड़ी दवाई की जरूरत नहीं होती है, ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, आईसीयू बेड्स की नहीं चाहिए। तो सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट सही से नहीं हो रहा है, लोग डर की वजह से हॉस्पिटल की तरफ भाग रहे हैं, अस्पताल अपनी चांदी काट रहे हैं, आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं ओवर ट्रीटमेंट हो रहा है, ओवर पेशेंट्स को भर्ती किया जा रहा है। तो ये सब बताना चाहिए, सेग्रीगेशन ऑफ पेशेंट, किसको भर्ती की आवश्यकता है, किसको नहीं है, जिसको आवश्यकता है उसको एग्रेसिव ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमें पता है पहला दूसरा हफ्ता बहुत खतरनाक होता है, अगर उसको हम सही से ट्रीट कर लें उस पेशेंट को तो हम उसकी जान बचा सकते हैं। तो हमें आईसीयू केयर को रैंप अप करना चाहिए, वेंटिलेटर बेड्स बढ़ाने चाहिए, ऑक्सीजन बढ़ाने चाहिए, कंडक्टिव को प्रिक्योर करना चाहिए। तो अगर हम इन 5 सूत्रीकरण कार्यक्रम पे फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम इस कर्व को जो बढ़ रहा है, विकराल रूप धारण कर रहा है, उसको हम फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, आपने एक अच्छी बात तो कही। खुद एक सीएमडी एक बड़े हॉस्पिटल के होने के साथ में आपने ये भी कह दिया कि हॉस्पिटल्स को मनमानी रोकनी चाहिए। गौरव जी, दो बातें तो यहाँ पर दोनों डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गुप्ता की तरफ से साफ हो गई हैं कि हमें वैक्सीनेशन बढ़ाना होगा। 10 करोड़ वैक्सीन लगाने के बाद भी अभी सफर बहुत लंबा है। ठीक है, हम वो मजबूरी समझते हैं, हमारा देश इतना बड़ा है गौरव जी, आबादी इतनी ज्यादा है तो टाइम लगेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, करेंगे। लेकिन गौरव जी, क्या ये बहुत अच्छा नहीं होता कि जिन 5 राज्यों में भी चुनाव चल रहे हैं, बंगाल में आज भी वोटिंग हो रही है, वहां सरकार खुद ये कहती कि हम कोई रैली, धरना नहीं, रोड शो नहीं करेंगे, रैली नहीं करेंगे, सड़कों पर नहीं निकलेंगे, आप अपने घरों में रहिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। आप केंद्र सरकार ने क्या काम किया आप भी अच्छी तरह से जानते हैं, बीजेपी क्या है, कांग्रेस क्या है, टीएमसी क्या है, लेफ्ट क्या है, सब जानते हैं। घर में रहिए, सिर्फ वोट देने जाइए, और कोई और इंतजाम हो जाता कि वोट भी हम आपसे घर से ही ले लें, किसी तरह से बैलेट होता ही है, देखा ही है हमने। तो क्या बहुत अच्छा नहीं होता? एक शक होता है गौरव जी, देश की जनता ये शक करती है कि एक तरफ तो सरकार लॉकडाउन लगाती है और दूसरी तरफ बंगाल में खुद बड़े बड़े नेता निकल जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों के, हम बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं गौरव जी, सब निकल जाते हैं, रैलियां करते हैं, रोड शोज करते हैं, भीड़ लगती है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती, मास्क नहीं लगाया जाता है, तो सरकार की नीयत पे क्या शक नहीं होता है गौरव जी? सैयद जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा और 1-2 बातें और कहूंगा, लेकिन एक मैं छोटी सी कहानी जरूर सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आपके प्रश्न से भी जुड़ी हुई है और जो राजनीतिक दल है उनकी जिम्मेदारी से भी। जंगल में एक बार आग लग गई तो एक चिड़िया अपने मुंह में पानी रख के जंगल की तरफ दौड़ रही थी, और वो उसके बाद पानी फेंकती थी, दोबारा जाती थी, फिर पानी अपनी चोंच में लाती थी। तो वहीं जंगल में एक बड़े व्यक्ति ने कहा कि भाई तुम्हारी चोंच में इस पानी से जंगल की आग थोड़ी ना बुझेगी। तो उस चिड़िया ने जो बात कही ना, वो राजनीतिक दलों पे और हर नागरिक पे लागू होती है। चिड़िया ने कहा कि जब मेरे साथ इतिहास लिखा जाएगा तो मैं चाहती हूं कि मेरा नाम उस तरफ आए जिसने जंगल में आग बुझाने का काम किया, लगाने का नहीं। और यही बात आज लागू होती है। आपने अच्छी बात कही कि आज जब चुनाव चल रहे हैं तो बिहार में भी हमने चुनाव कराए थे, लेकिन संक्रमण नहीं फैला। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कल ही एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है 3 लोग बहुत जिम्मेदारी का जो है परिचय दे सकते हैं। पहला, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो संविधान के तहत जिम्मेदार है कि क्या रूल्स रहेंगे, बायलॉज रहेंगे। दूसरा, सारे राजनीतिक दल कि अगर कोई रैली होगी, पब्लिक मीटिंग होगी तो सुनिश्चित किया जाए कि कोविड की गाइडलाइंस हो। और तीसरा, कार्यकर्ता और नागरिक खुद कि अगर मैं जा रहा हूं तो अपने आसपास भी देखूंगा और खुद भी मास्क लगाऊंगा, सैनिटाइज करूंगा, दूरी बनाऊंगा। लेकिन एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि यहां पे आया कि वैक्सीन कैसे बढ़ेगी, तो 3 कदम जो सरकार ने अभी उठाए हैं जिससे हम सुनिश्चित करेंगे कि वैक्सीन बढ़ जाए। पहली चीज, हमने जो 2 कंपनी है, हमें गर्व होना चाहिए कि स्वदेशी 2 वैक्सीन हम बना रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने कहा है जो अभी 6 करोड़ से 7 करोड़ जो है प्रोडक्शन होता है वो 1 महीने के अंदर 10 करोड़ कर देंगे, और भारत बायोटेक ने कहा है 60 लाख से 1.5 करोड़ कर देंगे। ये एक पॉजिटिव कदम है। दूसरा, नई वैक्सीन जो है वो सर्टिफिकेशन मांग रही है। सर्टिफिकेशन देना बहुत जिम्मेदारी का काम है, जल्दबाजी में जान न चली जाए ये भी हम ही को सुनिश्चित करना है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियां बहुत पास है कि उन्हें भी सर्टिफाई किया जाए। तीसरा, एक बात उठाई जा रही थी कि बाहर वैक्सीन क्यों भेजा जा रहा है,
तो मैं संक्षिप्त में इतना ही कह दूं कि बाहर जो वैक्सीन भेजा जा रहा था वो तब भेजा जा रहा था कि भारत की सप्लाई ना रुके, और अभी भारत के नागरिकों को वैक्सीन मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। और 30 सेकंड केवल और ले लूं, मैं इतना कहूंगा, यहाँ डॉक्टर गुप्ता है, डॉक्टर मलिक है, आप लोग के जज्बे को सलाम है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, एम्स के डॉक्टर और केजीएमयू, मैं लखनऊ से आता हूं, संक्रमित हो गए, लेकिन वाकई अगर देवता का कोई रूप है तो हमारे देश के डॉक्टर्स हैं, और उन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं कोई नकारात्मक बात इस चर्चा में नहीं करना चाहता हूं। आप सबके जज्बे को सलाम है, जीत हमारी होगी, इस विश्वास से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभय जी, हम आपके पास आए। गौरव जी, एक बहुत ही छोटा सा सवाल, क्योंकि एक एक रिएक्शन तीनों से लेने समय भागता जा रहा है। प्रधानमंत्री देश के मुखिया हैं गौरव जी, खूब संदेश उनकी तरफ से जा रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, मास्क पहनने को लेकर। बहुत सारी जगह वो मास्क पहनते भी हैं, कई जगह मास्क नहीं भी पहनते। क्या ही अच्छा होता अगर बंगाल प्रधानमंत्री नहीं जाते, कहते कि मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हम कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेते हैं ना गौरव जी। देश में कोरोना फैल रहा है, बंगाल, हम क्यों ऐसा काम करें कि जरा सा भी संक्रमण का खतरा हो? ऐसा तो नहीं है कोई भी डॉक्टर, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी राजनीतिक दल, राजनेता ये तो नहीं कह सकता ना गौरव जी कि बंगाल में फैलेगा ही नहीं, बिहार में इलेक्शन हुए तो वहां संक्रमण हुआ ही नहीं। क्या आपको नहीं लगता कि बहुत अच्छा होता अगर देश के मुखिया, परिवार के मुखिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और जो भी संदेश देना है वो टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से दूंगा? गौरव जी। सैयद जी, इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है, आज ही पश्चिम बंगाल की एक रैली थी और वहां पे प्रधानमंत्री जी मास्क भी लगाए हैं, और जो भी गाइडलाइंस है उसका पालन हमेशा से उन्होंने किया है, और हर अच्छी शुरुआत उनकी सोच से हुई है, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे थाली बजा के मनोबल बढ़ाना हो कोविड वॉरियर्स का। और मैं एक बात जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी वो व्यक्ति हैं जो बहुत ही संवेदनशील हैं, जिनमें दूरदर्शिता है। वो वही कदम उठाएंगे जो देश के और हमारे प्रदेशों के नागरिकों के हित में होगा। लेकिन आपको भी ये समझना होगा, अगर चुनाव चल रहे हैं और जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है, तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे उंगली उठाते हुए कहना कि भाई आपकी पार्टी ऐसी कर रही है, मैं समझता हूं जैसे मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सभी पार्टियों ने मिलजुल के बनाया, सभी पार्टियां बैठ के इस पे चर्चा कर सकती है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी स्वतंत्र है। कुछ ना कुछ हमारा देश इतना ऊर्जावान है कि इस प्रक्रिया में भी कुछ हल जरूर निकाल ले। बिल्कुल गौरव जी। गौरव जी, हम सिर्फ हमने बीजेपी का नहीं कहा था, सभी विभिन्न राजनीतिक दलों का पहले भी नाम लिया था, और परिवार, देश के मुखिया होने के नाते अगर एक पहल होती तो मैं सहमत हूं इस बात जी से। जी मैं सहमत हूं इस बात से। अभय जी, ये सच्चाई है कि वैक्सीन की कमी है। अभय जी, ये सच्चाई है कि देश संकट के दौर से गुजर रहा है। तो क्या यही बात कांग्रेस की तरफ से नहीं हो सकती थी? क्या यही आप आगे आकर नहीं कह सकते थे? आपके नेता राहुल गांधी नहीं कह सकते थे कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, हम बिल्कुल बंगाल इलेक्शन में नहीं जाएंगे, क्योंकि जनता जानती है हमारे काम पर हमें वोट दे? देखिए सईद जी, ये राजनीतिक दृष्टिकोण से या टेलीविजन पर कहने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन ये ऊर्जा के सिद्धांत की तरह, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देश के प्रधानमंत्री जी को निर्णय लेना था, आज जो सईद अंसारी जी कह रहे हैं ये उस समय लेना था। मैं आपको अभी चूंकि चिड़िया का एक किस्सा सुनाया गौरव भाटिया जी ने, तो कैलाश विजयवर्गीय जी की चिड़िया को सुना देता हूं, वो क्या कह रही है। सईद भाई, अभी आपने उनसे बात की, बहुत अच्छे नेता हैं, बड़ी मीठी मीठी बात उन्होंने की। उनका एक ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि इंदौर में डर है, हॉस्पिटल भरे हुए हैं, दवा नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, कल क्या होगा। ये कैलाश जी का ट्वीट है 8 अप्रैल का, जो सच्चाई बयान करता है। अभी एक डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की थी कि हमको टेस्टिंग बढ़ाना चाहिए। जानते हैं आप, जिस तारीख का उन्होंने जिक्र किया उसी तारीख को प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक मीटिंग की और 5 राज्यों के चुनाव में अपने आप को झोंक दिया। 21 फरवरी को तब 15,000 केसेस थे जब हिंदुस्तान में टेस्टिंग हो रही थी। राहुल गांधी ने क्या किया? टेस्टिंग सुनिए ना, एक सेकंड सईद भाई, हाँ बोल सईद भाई एक मिनट सुन लीजिए। और जब 1,26,000 केस हो गए 4 अप्रैल को, तब 8,93,000
95,000 टेस्टिंग हुई, मतलब 15,000 जब केसेस थे जो टेस्टिंग हो रही थी उससे भी कम हो गई। प्रधानमंत्री जी ने ध्यान क्यों नहीं दिया? क्योंकि 20 मार्च 2020 को पहली बैठक ली पेंडेमिक की और 17 मार्च तक 11 मई बैठकें ली उन्होंने, और 33 रैलियां कर रहे हैं इन 5 राज्यों में। अरे कम से कम 20 मीटिंगें कर लेते और दिशा निर्देश देते। एक बहुत महत्वपूर्ण आखिरी सवाल में खड़ा कर रहा हूं, आप प्रधानमंत्री जी आग्रह है गाइडलाइन जारी कीजिए। 15 दिन हो गए, ये गौरव जी, अभय जी, डॉक्टर मलिक, आखिरी बात जल्दी से जल्दी, वक्त खत्म हो रहा है सर, 10 सेकंड है आपके पास। ये म्यूटेशन हुआ है वायरस में और ये आरटीपीसीआर में पकड़ा नहीं जा रहा है प्रधानमंत्री जी। ठीक है, हॉस्पिटल गौरव जी, अभय जी, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गुप्ता, इस पर डॉक्टर मलिक, नहीं पकड़ा जा रहा है क्या आरटीपीसीआर में? जल्दी से हाँ या नहीं सर? डॉक्टर मलिक, नहीं ऐसा नहीं है, पकड़ा भी जा रहा है और उसका इलाज भी हो रहा है। बहुत धन्यवाद। मैं जी सिर्फ एक बात बताऊंगा, जल्दी से सर, जो हमारे प्रोफेशनल्स धरातल के ऊपर जिन्होंने जान गंवाई है, कम से कम डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। कोई ब्लैक शीप है उसके खिलाफ आप आपराधिक मामला जरूर दर्ज करें, लेकिन प्रोफेशन को बिल्कुल है। बहुत धन्यवाद, देखते रहिए आज तक।